दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नाउन और प्रोनाउन के कैस फॉर्म को देखेंगे। कैस फॉर्म का मतलब ये होता है कि नाउन या प्रोनाउन एक सेंटेंस में किस रोल में है। जिस तरह से किसी नाउन या प्रोनाउन का नंबर होता है, जेंडर होता है, उसी तरह से नाउन और प्रोनाउन का कैस भी होता है, जिससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन आया है वो अपना किस तरीके का रोल प्ले कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, या फिर कोई ऐसा नाउन जो किसी और चीज़ पे अपना संबंध बता रहा हो, अधिकार बता रहा हो, या फिर सिर्फ संबोधन के लिए यूज हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले ये जो केस के प्रकार हैं वो देखेंगे हम, और उसके बाद प्रोनाउन का ये जो फॉर्म है, अलग अलग रूप हैं, इसको समझेंगे। और इस दोनों को समझ लेने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अलग अलग प्रकार हैं नाउन और प्रोनाउन का, और प्रोनाउन का जो डिफरेंट फॉर्म है वो सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, वो समझ में आपको आ रहा है या नहीं। आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और देखने के बाद आपको डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा कि नाउन और प्रोनाउन के जो अलग अलग फॉर्म हैं वो किस तरह से सेंटेंस में यूज होता है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको। जैसा कि हमने बताया कि नाउन और प्रोनाउन का जिस तरह से नंबर और जेंडर होता है, नंबर का मतलब कि नाउन सिंगुलर हो सकता है, प्लुरल हो सकता है, या फिर वो चार जेंडर में से कोई एक हो सकता है, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूटर या कॉमन जेंडर। उसी तरह से इसके केस होते हैं। तो केस, नाउन केस के दृष्टिकोण से चार प्रकार के होते हैं। नॉमिनेटिव कैस बोलते हैं या फिर सब्जेक्टिव कैस, दूसरे को ऑब्जेक्टिव कैस या एक्यूजेटिव कैस, तीसरे को पजेसिव या जेनेटिव, और चौथे को वोकेटिव कैस या कैस ऑफ एड्रेस। ठीक है, तो पहले एक एक करके इसको समझ लेते हैं। नॉमिनेटिव कैस या सब्जेक्टिव कैस। नॉमिनेटिव कैस उसको कैस को कहते हैं, नॉमिनेटिव कैस नाउन के उस फॉर्म को कहते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता हो। सब्जेक्ट का मतलब डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम को, क्रिया को निष्पादित करने वाला होता है। और अगर कोई नाउन या प्रोनाउन इस फॉर्म में इस्तेमाल हुआ कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, तो हम उसे नॉमिनेटिव कैस कहेंगे या सब्जेक्टिव कैस कहेंगे। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप जानते हैं कि ये जो वर्ब होते हैं, वर्ब, फिनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार बदलता है। तो जो वर्ब अपने जिस नाउन या प्रोनाउन के रूप से बदल रहा हो, जिसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा हो, वर्ब अपने आप को बदल रहा है, जिस नाउन या प्रोनाउन के कारण वर्ब अपना फॉर्म बदल रहा, वही नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव कैस में है या नॉमिनेटिव कैस में है। एग्जाम्पल जब देंगे तो समझेंगे और फिर से इसको एक बार दोहरा लेंगे। ऑब्जेक्टिव कैस किसको कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कैस वही हुआ कि नाउन या प्रोनाउन का वह फॉर्म, वह रूप जो ऑब्जेक्ट का काम करे, एक सेंटेंस में जो कर्म का काम करे, ऑब्जेक्ट यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन का काम करे, वो नाउन या प्रोनाउन कहलाता है ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव कैस या फिर ऑब्जेक्टिव कैस। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। जब इसको पूरा समझ लेंगे, इसके फॉर्म को देख लेंगे, तो एग्जाम्पल जब बताएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी में देख लेंगे कि ऑब्जेक्ट जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई ना कोई अक्सर पर्सन होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कोई लिविंग थिंग्स होता है, कोई पर्सन होता है, वो व्यक्तिवाचक होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये आवश्यक नहीं, एग्जाम्पल दे करके हम इसको समझेंगे। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो कोई वस्तु होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है जनरली। ठीक है, तीसरा है पजेसिव कैस। पजेसिव कैस नाउन या प्रोनाउन का वह फॉर्म है जो सेंटेंस में आए दूसरे शब्दों के साथ संबंध को बताता है। बिल्कुल अभी सिर्फ समझ लें डिफिनेशन के हिसाब से, जब हम एग्जाम्पल देंगे तो ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। पजेसिव कैस को हिंदी में संबंध कारक बोलते हैं। मतलब ये नाउन का वह रूप है जो किसी चीज़ पे अधिकार को बताता है, पोजीशन को बताता है।
ये किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन या अन्य शब्दों के साथ संबंधों को बताता है। एग्जाम्पल समझेंगे। चौथे को कहते हैं वोकेटिव केस या केस ऑफ एड्रेस। वोकेटिव केस या केस ऑफ एड्रेस, केस ऑफ एड्रेस से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा नाउन या प्रोनाउन का वह रूप, वह केस, वह कारक जो एड्रेस का काम करता है। एड्रेस में संबोधन, ये वो नाउन होता है जो किसी सेंटेंस का ना सब्जेक्ट होता है ना ऑब्जेक्ट होता है, ना किसी पोजीशन को बताता है, किसी अधिकार को बताता है, ना किसी संबंध को बताता है। ये सेंटेंस में बस होता है और इसका इस्तेमाल उस सेंटेंस में सिर्फ संबोधन के लिए किया जाता है, पुकारने के लिए। जो हम किसी नाउन को बुला करके बोलते हैं, किसी व्यक्ति को जिस नाम से पुकारते हैं, जिस नाम से हम उसको संबोधित करते हैं, वो नाम उस रूप में इस्तेमाल हुआ तो केस ऑफ एड्रेस है या फिर वोकेटिव केस है। यहाँ एक रिमार्केबल बात है, समझना है कि वोकेटिव केस सिर्फ नाउन का होता है, प्रोनाउन का वोकेटिव केस यूज नहीं होता है। और अगर कहीं देखने को मिले तो सिर्फ यू, YOU का ही प्रोनाउन में वोकेटिव केस के रूप में इस्तेमाल होता है। यू गाइज, यू पीपल, यू बॉयज या फिर डायरेक्ट यू। इसमें जो हम बता रहे हैं आपको कि वोकेटिव केस में जो नाउन या प्रोनाउन आ जाता है वो वाक्य का ना सब्जेक्ट होता है ना ऑब्जेक्ट होता है, ना वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, ना वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, और ना ही उस पोजीशन को बताता है। ये सिर्फ संबोधन को बताता है। समझ में आ रहा होगा कि ये सिर्फ संबोधन को बताता है। तो इसको सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि वो वोकेटिव केस में है या फिर वाक्य का सब्जेक्ट है या फिर वाक्य का ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ये संबोधन जो होता है, संबोधन वाले शब्द वो सेंटेंस के शुरू में भी होता है और सेंटेंस के बाद में भी आता है। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जब भी ये संबोधन वाले शब्द होंगे, संबोधन वाला नाउन या प्रोनाउन होगा वाक्य में, तो उसके बाद कोमा पड़ जाता है। जब कोमा पड़ा तो समझिए कि वो संबोधन वाला है। एग्जाम्पल से समझेंगे, देखेंगे इसको, ठीक है। और ये जो नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस होता है, ये जनरली वाक्य के शुरू में आता है, वर्ब के पहले आता है, और ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद आता है। तो अब ये समझ में आ गया होगा, और जब एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा ही आपको। अब इसको हम ये देख लेते हैं कि प्रोनाउन का जो फॉर्म होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि नरेशन में भी और वॉइस में भी इसके फॉर्म को समझ करके हम इसको जब पर्सन चेंज करते हैं तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि कौन सब्जेक्टिव केस में है, कौन सा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है। आप जानते हैं कि पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को बोलने वाला कहा जाता है, स्पीकर होता है, वक्ता होता है, और बोलने वाला 2 ही होता है, आई या फिर वी, WEV। आई या वी ये फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि जब भी बोलेगा यही बोलेगा। और सेकेंड पर्सन जो होता है सुनने वाला, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं। और थर्ड पर्सन न बोलने वाला होता न सुनने वाला होता, जिसकी चर्चा की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है। तो थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है इसके। और ये प्रोनाउन है, ये ध्यान रखना कि ये प्रोनाउन भी है, और इसका ये एब्जेक्टिव का भी फॉर्म कहीं कहीं आता है, जो अभी इसमें हम देखेंगे। तो ये प्रोनाउन, ये पर्सन जो होते हैं इसके दोनों रूप होते हैं, सिंगुलर रूप भी होता है, प्लूरल रूप भी होता है। ये आई जो है फर्स्ट पर्सन है, बी भी फर्स्ट पर्सन है, आई सिंगुलर फॉर्म है और बी प्लूरल फॉर्म है। यू जो है सेकेंड पर्सन है, और यू का सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म एक ही होता है, एक ही फॉर्म है जो सिंगुलर में भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल में भी होता है। एक व्यक्ति के लिए भी इस्तेमाल होता है, एक से ज़्यादा व्यक्ति भी, तुम लोग हो तो वो उसके लिए यू का ही इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड पर्सन ये ही, सी, इट और कोई भी नाम, सिंगुलर नाम, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, ये कोई भी एक नाम आया तो वो सभी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। ही, सी, इट और कोई नाम सिंगुलर नंबर में है, और दे, THEY दे, ये थर्ड पर्सन है और प्लूरल नंबर है। ये सब्जेक्टिव केस में है। ये देखिए, ये पर्सन का सब्जेक्टिव फॉर्म है, प्रोनाउन का ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, और इसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस लाइन में है।
और ये पजेसिव केस है। पजेसिव है केस को आप देख रहे हैं कि ये दो फॉर्म है, एक को एडजेक्टिव फॉर्म कहते हैं, दूसरे को प्रोनाउन फॉर्म कहते हैं। ये काइंड ऑफ एडजेक्टिव में भी आप इसको पढ़ेंगे, ये काइंड ऑफ एडजेक्टिव है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ये काइंड ऑफ प्रोनाउन है, ये पजेसिव केस का प्रोनाउन फॉर्म है, किसी भी पर्सन का पजेसिव केस का प्रोनाउन फॉर्म है, और ये काइंड ऑफ प्रोनाउन भी है। माइन, आवर्स, योर्स, हिज का एक ही दोनों एक ही जैसा चलता है, और हर्स, देयर्स। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई का सब्जेक्टिव केस, ये आई होता है, आई सब्जेक्टिव केस में है, और आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, और इसका पजेसिव फॉर्म माई और माइन होता है। माई एडजेक्टिव फॉर्म है, पजेसिव केस में एडजेक्टिव फॉर्म है, इसलिए ये जितना भी एडजेक्टिव फॉर्म है इसके बाद प्लस नाउन आएगा, ये अकेले कभी इस्तेमाल नहीं होता। माई बुक, माई हाउस, माई पेन, माई पेंसिल, माई ब्रदर, माई सिस्टर, इसके बाद इस तरह से आएगा। उसी तरह से आवर, बी का आवर है, आवर हाउस, आवर पेन, आवर बुक, आवर कार, इस तरीके से। और माइन, आई का पजेसिव केस माई और माइन होता है, माइन प्रोनाउन फॉर्म में, इसके बाद किसी नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये प्रोनाउन का जो भी फॉर्म है, प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन का इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रोनाउन जब भी आता है तो किसी नाउन के बदले में आता है। जब वो नाउन के बदले में आता है तो फिर उसके बाद नाउन देना कैसे सही हो सकता है? इसलिए जब पजेसिव केस का प्रोनाउन फॉर्म का इस्तेमाल करें तो उसके बाद कोई नाउन नहीं लिखें। माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, ये इसके बाद कोई भी नाउन का इस्तेमाल ना करें। एग्जाम्पल में समझ लेंगे। और जो एडजेक्टिव फॉर्म है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आएगा तभी ये सेंटेंस में कुछ अर्थ निकालेगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। माई लिख करके हम छोड़ नहीं सकते हैं सेंटेंस को। माई के बाद कोई नाउन देना पड़ेगा, आवर के बाद कोई नाउन देना पड़ेगा, योर के बाद कोई नाउन देना पड़ेगा, लेकिन वहीं योर्स के बाद कोई नाउन नहीं पड़ेगा। उसी तरह हर के बाद कोई नाउन आएगा, हर्स के बाद कोई नाउन नहीं आएगा। देयर के बाद नाउन का आना मस्ट है, तभी वो सेंटेंस सही होगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। के बाद नाउन आएगा, और अगर नाउन नहीं आएगा तो फिर ये एडजेक्टिव कैसे होगा? इसीलिए एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन आएगा। ठीक है। अब दूसरा देखिए, वी है। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में है। बी का मतलब होता है हम लोग, माने एक से ज़्यादा व्यक्ति है, स्पीकर और एक से ज़्यादा है। और बी का ऑब्जेक्टिव होता है अस, और बी का जो पजेसिव होता है आवर और आवर्स। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों यू होता है, और इसका पजेसिव योर और योर्स होता है। ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, इसका पजेसिव हिज होता है। हिज एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल होता है और हिज प्रोनाउन के रूप में भी इस्तेमाल होता है। सी का ऑब्जेक्टिव हर होता है, इसका पजेसिव हर और हर्स होता है। इट का ऑब्जेक्टिव इट होता है और इसका पजेसिव इट्स होता है। दे का ऑब्जेक्टिव देम होता है और इसका पजेसिव देयर और देयर्स होता है। ये फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये जो अलग अलग नाउन और प्रोनाउन का फॉर्म है। और ध्यान रखना है क्या कि ये प्रोनाउन का फॉर्म होता है, नाउन का कोई फॉर्म नहीं होता है। नाउन सब्जेक्टिव में भी वैसे इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्टिव में भी वही इस्तेमाल होता है, और पजेसिव में भी सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगा करके हम बनाते हैं, लेकिन उसका कोई फॉर्म चेंज नहीं होता। जो नाउन होता है वैसा ही इस्तेमाल होता है, और वोकेटिव में तो वैसा ही इस्तेमाल होता है। आइए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि नॉमिनेटिव केस, जो नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे और ये वर्ब के पहले आता है। ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजिटिव केस, उस केस को कहते हैं जो एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करे और ये जनरली वर्ब के बाद आता है। ठीक है। पजेसिव केस या जेनेटिव केस, उस केस को कहते हैं, मतलब उस नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं जो किसी पोजीशन को बताता हो, किसी अधिकार को बताता हो। वो नाउन या प्रोनाउन उस सेंटेंस में किसी दूसरे नाउन, प्रोनाउन या फिर किसी भी व्यक्ति वस्तु से संबंध को बताता है। वोकेटिव केस, जो नाउन या प्रोनाउन में सिर्फ यू और यू के साथ कुछ और नाउन का इस्तेमाल होता है, यू गाइज, यू पीपल, इस तरीके से।
तो सिर्फ वोकेटिव केस में प्रोनाउन में यू का इस्तेमाल होता है और बाकी किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होता है। और वोकेटिव केस का मतलब वो नाउन जो संबोधन के लिए इस्तेमाल किया गया हो। आइए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है बॉयज आर हेल्पिंग अस। बॉयज आर हेल्पिंग अस है यहाँ लिखा हुआ, तो ये जो बॉयज है ये नाउन है। ये क्या है? बॉयज नाउन है और ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब ये देखिए, ये वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है। ये नाउन है। तो अगर पूछे कि बॉय क्या है इस सेंटेंस में, कौन सा नाउन है? नाउन है, ये समझ में आ रहा है। कौन सा नाउन है? तो ये सब्जेक्टिव नाउन है, सब्जेक्टिव केस में है, नॉमिनेटिव केस में। ये इसका केस क्या है इस नाउन का, बॉयज का? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में बॉयज जो है एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये डूअर ऑफ द एक्शन है और वर्ब के पहले इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और वहीं पे अस क्या है? अस एक प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन कौन सा केस में है? तो यहाँ पे देखिए अस किसका फॉर्म है? यहाँ देखिए अस जो है बी का फॉर्म है। बी सब्जेक्टिव केस में है और इसका ऑब्जेक्टिव अस होता है। तो अस जो है ऑब्जेक्टिव केस में है और वर्ब के बाद आया है और ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है। ये क्रिया का फल जो है ये रिसीव कर रहा है, इस पे पढ़ रहा है, इसलिए अस जो है क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है या फिर एक्यूजिटिव केस कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव केस ज़्यादा मतलब प्रचलित नाम है, ये ज़्यादा ही मतलब इस्तेमाल होते हैं, इसका इस्तेमाल कम होता है, लोग कम जानते हैं। ऑब्जेक्टिव केस बोलें, ठीक है। और इसमें अभी जब ऑब्जेक्टिव केस आएंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव है केस में है और ये वही ऑब्जेक्टिव केस में है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको थोड़ा सा इसको पलट दिए हैं। ये वाले को हम इधर ले आए और इधर वाले को इधर ले आए दूसरे एग्जाम्पल में। वी आर हेल्पिंग बॉयज। अब यहाँ पे वी जो है ये वर्ब के पहले है और बॉयज जो है वर्ब के बाद आ गया। तो इस सेंटेंस में वी जो है ये नॉमिनेटिव केस में है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि ये वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ है और इसका केस ऑब्जेक्टिव है। इसलिए इसको देखना ध्यान से कि ऑब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्ट है और यही अब ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल आया तो इसका केस अस से बी हो गया क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल। सब्जेक्ट के रूप में जब भी इस्तेमाल होगा तो यही वाला फॉर्म इस्तेमाल होगा और ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा तो ये वाला फॉर्म इस्तेमाल होगा, ये ध्यान रखना। तो बी क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस। और बॉयज अब ये जो एक नाउन है, ये प्रोनाउन है और ये नाउन है, इसका केस सब्जेक्टिव है और इसका केस ऑब्जेक्टिव है क्योंकि ये वर्ब के बाद आया है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है सेंटेंस में और रिसीवर ऑफ द एक्शन है। वी आर हेल्पिंग बॉयज, जो हेल्प कर रहा है ये उसका परिणाम इस पे पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है और ये इसका केस क्या है? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज मोहन्स हाउस। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया। और इसको एक और एग्जांपल देकर के हम ये बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल देते हैं, लास्ट में देते हैं, इसको मिटा करके पहले इसको समझ लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल क्या है? दिस इज मोहन्स हाउस। इसको ध्यान से देखिए, ये दिस है, ये वर्ब है, वर्ब का ये सब्जेक्ट है इसलिए सब्जेक्टिव केस में है, प्रोनाउन है। और इसको देखिए, ये मोहन्स हाउस, ये मोहन एक नाम है, ठीक है। और नाउन के बाद इसमें एपोस्ट्रोफी, इस वाले साइन को एपोस्ट्रोफी कहते हैं, जो ऊपर में कोमा जैसा रहता है, एपोस्ट्रोफी है। और उसके बाद एस है। ये एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की। ये किसी इस नाउन का संबंध किसी और नाउन, प्रोनाउन या किसी वाक्य के दूसरे शब्द के साथ बताता है। तो ये मोहन का, मोहन की, मोहन के, तो मोहन्स हाउस का मतलब हो गया कि मोहन का घर। तो यहाँ पे मोहन क्या है? मोहन के बाद एपोस्ट्रोफी एस है, तो ये पॉजिटिव केस में है। ये कौन सा केस में है? पॉजिटिव केस में है। क्यों पॉजिटिव केस में है? कि मोहन का संबंध इस घर से बता रहा है। ये घर किसका है? मोहन का। ये घर किसका है? मोहन का। तो मोहन का ये इस घर पे पोजीशन बता रहा है और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हुआ है।
इसलिए ये पजेसिव केस में है। ठीक है, और इस पजेसिव ये एपोस्ट्रोफी एस के अलावा ओफ का इस्तेमाल करके भी इसको पजेसिव केस में बनाया जाता है। एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं, मोहन्स पेन इज न्यू। अब यहाँ पे देखिए, ये मोहन्स पेन, ये जो मोहन है, मोहन में एपोस्ट्रोफी है और एस है, तो इसका मतलब हो गया कि मोहन का, मोहन की या मोहन के, तो मोहन का कलम, मोहन का कलम इस न्यू है। तो यहाँ पे जो मोहन है एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल हुआ इसमें, तो ये पजेसिव केस है, क्योंकि इस पेन पे जो अधिकार है मोहन का, ये पेन किसका है, मोहन का है, तो मोहन का संबंध बता रहा है इस पेन के साथ, इसलिए मोहन पजेसिव केस में। पजेसिव केस का इस्तेमाल किसी नाउन के साथ होता है। अब ये देखते हैं वोकेटिव केस। तीसरा एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो वोकेटिव केस का है। सोहन, श्याम, यहाँ पे देखिए श्याम लिखा हुआ है और श्याम के बाद कोमा है, श्याम के बाद कोमा है, उसके बाद लिखा हुआ ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है कि एक गिलास पानी लाओ। अब यहाँ पे जो श्याम आया है वो श्याम यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ देखिए कुछ भी ये नहीं कर रहा। ये इस सेंटेंस का आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्याम इस सेंटेंस का न सब्जेक्ट है न ऑब्जेक्ट है, तो इस सेंटेंस में है क्या, उस सेंटेंस में वो कुछ भी नहीं है। वो एक ऐसा नाउन है जिसको पुकारने के लिए इस्तेमाल किया गया है, संबोधन के लिए। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर किसको कह रहे हैं, एक गिलास पानी लाओ, किसको बोल रहे हैं, श्याम को। तो श्याम को पुकार करके बोल रहे हैं श्याम एक गिलास पानी लाओ। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है और ना ही वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है और ना ही वो पजेसिव केस में है, क्योंकि इसके साथ ना ही कोई एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हुआ, तो इसलिए पजेसिव केस में नहीं है। तो इसको वोकेटिव केस बोलते हैं या केस ऑफ एड्रेस। क्यों, क्योंकि इस नाउन का इस्तेमाल संबोधन के लिए किया गया, पुकारने के लिए किया गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा ये देखिए, अगर ये श्याम के बाद ये कोमा नहीं होता, ध्यान देना है कि श्याम के बाद कोमा नहीं होता तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाता, और सेंटेंस का सब्जेक्ट जब होता तो सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे एस लगाना पड़ता, या फिर इसको इस तरीके से चेंज करना पड़ता कि वो किसी भी 12 टेंस में से एक टेंस में फिट कर जाए। श्याम ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, अगर कोमा हटा दी तो वो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक होगा तो श्याम ब्रिंग्स, श्याम हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सिंपल प्रेजेंट में V5 का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सिंपल प्रेजेंट में V5 का इस्तेमाल करते हैं। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए श्याम ब्रिंग्स ए ग्लास ऑफ वाटर, श्याम एक गिलास पानी लाता है, तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट हो जाता। लेकिन जब कोमा दिए हैं तो वो वोकेटिव केस में हो गया, वो सब्जेक्ट नहीं है और ना ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर कोमा श्याम। यहाँ पे भी श्याम के पहले कोमा है और यहाँ भी श्याम का इस्तेमाल वोकेटिव केस के रूप में किया गया है। वोकेटिव केस सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है। ध्यान देना है कि वो किसी भी जगह हो सकता है, बस इतना ही अंतर है कि यहाँ इसके बाद कोमा है। ठीक है, तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर श्याम, एक गिलास पानी लाओ श्याम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटाते हैं। हाँ, एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद आता है और ये ऑब्जेक्टिव केस किसी प्रीपोजिशन के भी बाद आता है, तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब इस एग्जांपल में देखें, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे द बुक ये नाउन है, ये तो वाक्य का सब्जेक्ट है, और यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन है और ऑन के बाद द टेबल आया। द टेबल जो है ये क्या है, टेबल ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसका है, इस वर्ब का नहीं है। यहाँ पे द बुक इज ऑन द टेबल में जो द टेबल है वो क्या है, टेबल ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका है, इस वर्ब का नहीं है, ओन, उसके पहले प्रीपोजिशन ओन है। तो एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी वर्ब के बाद भी आता है और किसी प्रीपोजिशन के बाद भी आता है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन वो होता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस में। ये जो नाउन है द टेबल ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, इसका केस क्या है, ऑब्जेक्टिव है। वी आर लिविंग इन बिहार,
ये यहाँ पे इन जो है एक प्रीपोजिशन है और उसके बाद आया है बिहार। तो बिहार तो नाउन है और बिहार जो है इन के बाद आया है, इसलिए इन का ये ऑब्जेक्ट है। और बिहार किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, ये बी किस केस में है? बी सब्जेक्टिव केस में। क्यों? क्योंकि ये वर्ब के बाद आया है और ये डूअर ऑफ द एक्शन है। समझ में आ गया हो?